So what is it visible? Slide number 1. Yes, sir. So what is cybersecurity? Cybersecurity is securing your sensitive data and systems from digital threats, thereby limiting or preventing financial losses and reputational damages. It is vital for maintaining privacy, trust, and compliance in today's interconnected world. So, cybersecurity, whatever guidelines and policies you make, we follow a CIA triad. CIA triad is like a pillar for cybersecurity, a foundations for defining your cybersecurity strategy. So CIA stands for confidentiality, integrity, and availability. So confidentiality is preserving authorized restrictions on information access and disclosures, including means for protecting personal privacy and proprietary information. So authorizing only those information and access to those information which is necessary for the role or the person, not like making it public to everyone. So this kind of thing comes under confidentiality. And integrity. Next is integrity. Integrity is maintaining the restricting modification of information and keeping it to be like to be in a consistent state. And if there is a modification, we should be having those logs, or we should be able to trace who did what, so that nobody can repudiate later, like they can refuse that I have not done this or I have not accessed this information. So we should have our systems in place which can guarantee integrity. And शारिक the third is availability. मिक्स Yes. लैंग्वेज रखिए, मिक्स्ड ऑडियंस है तो हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज रखिए जी। ओके। थर्ड है आपका अवेलेबिलिटी। इसमें आपका आता है टाइमली रिलायबल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। जैसे आपका इंफॉर्मेशन कहीं होस्टेड है, उसको जो ऑथराइज यूजर्स हैं उनको एक्सेस होना चाहिए उस चीज को। और रिलायबिलिटी मीन्स अवेलेबिलिटी उसकी कंफर्म होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं कि आपका डेटा जो लोग ऑथराइज हैं उनको एक्सेस नहीं है और जो अनऑथराइज है उनको एक्सेस हो रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखने के लिए ये जो अवेलेबिलिटी जो लास्ट प्रिंसिपल है इसका, इसको देखते हुए हमें सिस्टम्स को या पॉलिसीज को डिजाइन करना है। अब आते हैं मेजर थ्रेट्स। थ्रेट्स तो वैसे काफी सारे हैं, लेकिन मैंने इसमें तकरीबन 5 थ्रेट्स रखे हैं जो कि ज्यादा पॉपुलर हैं और ज्यादा आजकल हो रहे हैं। मतलब आपके इंटरनेट में ज्यादातर ये चीजें हो रहे हैं, मेजर थ्रेट्स बोल सकते हैं इसको। तो पहला पैर मैलवेयर एंड रैंसमवेयर। ये बहुत कॉमन टाइप के इसमें आपके अटैक्स हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा डैमेज आपके रैंसमवेयर और मैलवेयर ही कर रहे हैं आजकल। तो रैंसमवेयर में आपका होता है कि एक मैलवेयर ही डिलीवर किया जाता है आपके सिस्टम पे या आपके डिवाइसेस पे। वो मींस ईमेल भी हो सकता है, एसएमएस भी हो सकता है। तो जो रैंसमवेयर जो आपके सिस्टम पे डिलीवर किया जाता है वो आपके सिस्टम में एंक्रिप्शन अप्लाई कर देता है। मतलब आपकी इवन पूरी हार्ड डिस्क की आपकी एंक्रिप्ट कर देगा। एंक्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग एंक्रिप्शन होता है कि वो आप उसको किसी भी तरीके से खोल नहीं सकते हैं। करंट कंप्यूटर्स भी, सुपर कंप्यूटर्स भी उसको कई साल में डिक्रिप्ट कर पाएंगे। तो वो हैकर्स होते हैं आपसे इसमें डिमांड करते हैं रैंसम की कि आप हमें इतना पे कीजिए, विल लेट यू नो द की फॉर डिक्रिप्शन। तो ये आपके रैंसमवेयर अटैक में कहते हैं इसे। फिशिंग अटैक में मोटिव आपका इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना भी हो सकता है,
और या फिर आगे कोई और बड़ा अटैक जैसे रैंसमवेयर प्लान करने के लिए भी हो सकता है, या जस्ट फॉर सोशल इंजीनियरिंग पर्पस। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है आपका कि आप यूजर से उसको मैनिपुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, बजाय इसमें सिस्टम टारगेट नहीं होता है, इसमें ह्यूमन टारगेट होते हैं। आप ह्यूमन से इस तरीके से फ्रेम करते हैं, जैसे आपको टेली मार्केटिंग कॉल्स आते हैं, या वो भी एक टाइप की सोशल इंजीनियरिंग है। वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, दे कीप इट, फिर नेक्स्ट टाइम वो किसी और तरीके से कॉल करेंगे आपको, कुछ और रिमेनिंग इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो आपका पूरा प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हैं। अब यही इंफॉर्मेशन अगर किसी हैकर के हाथ लग जाती है तो वो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए कोई फिशिंग मेल डिजाइन करके आपको डिलीवर कर सकता है। तीसरा है चौथा है इनसाइडर थ्रेट्स। इनसाइडर थ्रेट्स में आपका आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें डिसग्रंटेड एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वेंडर्स भी हो सकते हैं जो किसी वजह से नाराजगी अपनी इस तरीके से निकाल सकते हैं इसमें, कोई मैलिशियस एक्टिविटी करके आप क्योंकि उनको सिस्टम पे एक्सेस होता है। तो इनसाइडर थ्रेट्स में ये आते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि कोई अननोइंगली कॉम्प्रोमाइज्ड आपका एम्प्लॉय हो, मतलब उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है उसको पता नहीं है, या उसके फोन कॉम्प्रोमाइज्ड है उसको पता नहीं है, लेकिन वो एज ए बेट यूज हो रहा है दूसरे एम्प्लॉयज के लिए। और लास्ट है डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस ये होता है कि आपका सिस्टम प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, हार्डन नहीं है, तो आपका वो एक्सेसिबल है पब्लिक उस पर। तो डेटा ब्रीचेस के बारे में कई बार होता है कि पता भी नहीं होता है कि डेटा ब्रीच हो रहा है। रिसेंटली कहीं इसमें आपके बैंक्स भी और कहीं कहीं होता है कि थर्ड पार्टी वेंडर से आपका प्रोजेक्ट चल रहा होता है, वो लोग टेस्टिंग वगैरह करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वो नहीं करते हैं कॉन्फ़िगर। वो एक बार एक बैंक, बड़ी बैंक में भी हो चुका है, जिसमें बैंक को बाद में पता चला था कि उनका डेटा ब्रीच हो रहा है, बाद में उन्होंने उस पर आपके पासवर्ड्स और ये सब सही से उसको हार्डन किया सर्वर को। तो अब स्टेजेस ऑफ साइबर क्राइम, इसमें टोटल 7 स्टेजेस है, जो इसमें आपके, सॉरी 7 नहीं 8 स्टेजेस हैं। आपके जो टॉप के 4 जो स्टेजेस हैं, इसको मैं बताऊंगा क्यों हाईलाइटेड है। पहला होता है कि जो भी अटैकर होता है वो आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है। सबसे पहला उसका वो होता है कि जो अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, कि टारगेट क्या है, क्या सूट करेगा उसको, कैसा अटैक विल बी मोर एफिशिएंट, वो आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो किसी तरीके से भी कर सकता है, आपकी पब्लिक जो पब्लिकली पोस्टेड सोशल नेटवर्किंग साइट पे डेटा है उसके थ्रू, फोन कॉल्स, या जैसे आपको जस्ट बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कुछ कोई फॉर्म वो प्रेजेंट कर सकता है कि आप भाई इसमें आपको फ्री कूपन मिलेगा, आप अपने नाम ईमेल आईडी भर दीजिए इसमें। वो किसी भी तरीके से आपसे इंफॉर्मेशन वो निकालते हैं पहले, फिर उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपके जो प्रोफाइल उसने बनाया उसके लिए उसके हिसाब से वो थ्रेट वेक्टर तैयार करता है कि किस क्या चीज हम इसको डिलीवर करेंगे ये इफेक्टिव हो उसको अटैक करने के लिए। इसको हम फिशिंग मेल डालें, या कॉल करें, या किस तरीके एसएमएस से टारगेट करें, या इसको कोई जैसे होता है कि इसको फ्री पेन ड्राइव भी डिलीवर कर दें सीधा, कि हम कंपनी की तरफ से एक पेन ड्राइव दे रहे हैं आपको, इसको अपने सिस्टम में लगा के यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें वो वेपनाइजेशन में प्लान करते हैं। थर्ड होता है डिलीवरी। अब डिलीवरी कैसे करनी है, कि थ्रू इंटरनेट करनी है, या फिजिकली पहुंचानी है वो चीज, या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, तो उसमें भी वो लोग मेलवेयर पैकेज कर देते हैं। आपको वो सॉफ्टवेयर तो यूज में आता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि मेलवेयर भी है इसमें, जो आपके सिस्टम पे और इंफॉर्मेशन भेज रहा होता है बाहर, या आपका कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है। अगर एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर है तो वो एक रैंसमवेयर अटैक में भी वो हो सकता है। तो जो डिलीवरी तो सिर्फ इसमें ये डिलीवरी स्टेज में है कि वो डिलीवर आपके कर रहा है, ठीक है।
एक्सप्लॉइटेशन होता है, अब आपके वो सिस्टम की कमियां एक्सप्लॉइट करता है। आपके सिस्टम में पासवर्ड नहीं है, आपका सिस्टम जो है जेन्युइन, विंडोज या जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जेन्युइन नहीं है, तो वो पहले वही चीजें देखता है कि आपके सिस्टम पे पोर्ट ओपन है, फायरवॉल नहीं है, ये सब चीजें आपकी वो एक मेलवेयर में इस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है कि वो आपके कमांड सेंटर होता है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, वहां पे डेटा भेजता है। तो उससे पहले क्या करेगा, एक्सप्लॉइटेशन जज करने के बाद वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है उस पर, कि अगर नेटवर्क पे है तो हम, ये सिस्टम्स नेटवर्क से कनेक्टेड है तो हम किस टाइप का मेलवेयर, आजकल कस्टमाइजेबल मेलवेयर रहते हैं कि वो ये चेक कर लेते हैं कि सिस्टम नेटवर्क पे है और भी सिस्टम्स एक्सेसिबल हैं इसके सिस्टम से, तो उस टाइप का मेलवेयर वो इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो हैकर होता है वो, उसने एक्सप्लॉइटेशन में तो देख ही लिया कि क्या क्या कमी है सिस्टम में, तो उस किसी कोई ओपन है, एक्सेस पोर्ट ओपन है, तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है। वहां से हैकर कंट्रोल कर सकता है उस मेलवेयर को। सिस्टम में अगर कुछ चेंजेस हुए तो उस हिसाब से मेलवेयर को वो पैरामीटर्स के थ्रू कस्टमाइज कर सकता है डायनेमिकली। मतलब अभी इंस्टॉलेशन के टाइम थोड़ा डिफरेंट था मेलवेयर, नेक्स्ट टाइम में मान लीजिए कुछ सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई अपडेट के बाद, तो मेलवेयर को वो मॉडिफाई कर सकता है कि अब नई अपडेट आया तो उस हिसाब से मैं मेलवेयर को वो कर लूँ। उसके बाद उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है उस पर वो एक्शन लेते हैं। उसके बाद जो अल्टीमेटली ज्यादातर मोनेटाइजेशन ही होता है उसका, कि इससे किस तरीके से एक्सटॉर्ट किया जाए मनी या डेटा। जो डेटा सेल हो सकता है, मतलब सेल हो जाएगा तो उससे भी पैसा वो लोग बनाते हैं। लास्ट में होता है कवरिंग ट्रैक्स। उसके बाद वो अपना आपको मतलब सिस्टम इस तरीके से डेटा है वो करेंगे कि आप उसको ट्रैक कम से कम कर पाए, मतलब एजेंसीज के लिए मुश्किल हो ट्रैक करना। तो इसमें जो पहले 4 स्टेजेस हैं, अगर इस पॉइंट पे ही हम इस चीज को रोक दें तो हमारे लिए सबसे इजी रहता है, डैमेज भी कम होता है, एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। और 4 स्टेजेस एक्चुअली हर कोई फॉलो कर सकता है। जो पहले 4 स्टेजेस हैं, इस स्टेजेस में अटैक को, साइबर क्राइम को हम लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में इस आगे जो फर्दर स्टेजेस हैं उस पर जाने पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आधा डैमेज हो ही चुका होगा उसमें। ये कुछ स्टैट्स हैं, जैसे WannaCry रैंसमवेयर जो 2017 में पहली बार आया था, इसमें हॉस्पिटल्स काफी इफेक्ट हुए थे वर्ल्ड वाइड। एक डेटा ब्रीच हुआ था लिंक्डइन का। तो स्टैट्स तो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, इसमें ये हमेशा अपडेट्स होते रहते हैं, ये तो काफी पुराने स्टैट्स हैं, लेकिन ये हमेशा इंक्रीज की तरफ ही है, कभी कम होते नहीं है। अब ये है कि हम अपने एंड पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे कि हम वो जो 4 स्टेजेस है ना साइबर क्राइम की, उस पे हैकर को लिमिट कर दें पहले 4 स्टेज पे। तो पासवर्ड के लिए हम ये देख, इस स्लाइड में है कि क्या क्या पासवर्ड्स को क्या किस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी में सेट करना है, क्या करना चाहिए, हमें डूज क्या है पासवर्ड के लिए। इसमें यह है कि आपको एक तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखें और यूनिक होने चाहिए पासवर्ड्स आपके। यूनिक इन द सेंस आप एक ही पासवर्ड मल्टीपल अकाउंट्स के लिए ना यूज करें, क्योंकि बाई चांस एक अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो सबसे पहला ब्रूट फोर्स हैकर्स यही करते हैं कि वो दूसरे सिस्टम्स पे भी वही पासवर्ड ट्राई करेंगे आपके। तो वो अपने एक पासवर्ड डिक्शनरी में ऐड कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम इसको यही पासवर्ड दूसरी जगह पे ट्राई करेंगे। तो वो फिर ईजी हो जाता है। अगर आपके सिमिलर पासवर्ड्स होंगे तो फिर तो एक ही बार में वन गो में आपके मल्टीपल अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। ये जनरली ज्यादातर लोगों को पता होगा कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, डिजिट्स। और इस तरह की चीजें ना रखें, नेम, अपना नाम या अपने फैमिली मेंबर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ। और पासवर्ड जैसे स्ट्रिंग की पासवर्ड है, ये भी बहुत लोग पासवर्ड ही रख लेते हैं, पासवर्ड @123। पहले अर्लियर क्या था कि आपके 8 कैरेक्टर्स 9 कैरेक्टर्स तक के पासवर्ड्स रिकमेंड किया जाता था, अब आजकल 12 कैरेक्टर्स के रिकमेंड हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो हार्डवेयर कैपेबिलिटी है सिस्टम्स की वो बढ़ गई है। तो ब्रूट फोर्स करके पासवर्ड को क्रैक करना अब कम टाइम में हो जाता है।
पहले 9 कैरेक्टर्स का पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी क्रैक करने में कुछ टाइम लगता था, वो अब जल्दी सिस्टम्स क्रैक कर सकते हैं, मतलब अचीवेबल टाइम में, नॉट लाइक 70 ईयर्स 80 ईयर्स, मतलब 1 ईयर 6 मंथ, ज्यादा जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर है उस हिसाब से आप क्रैक कर सकते हैं हैकर्स। दूसरा है पासवर्ड मैनेजर्स। जनरली बहुत लोग स्प्रेडशीट में पासवर्ड्स अपने स्टोर करते हैं या लिख के रख लेते हैं। अगर वो पेपर अगर सही से सेफ गार्ड नहीं है, कहीं अगर मिसप्लेस हो जाता है, तो ये बहुत सीरियस कंसर्न हो सकता है, क्योंकि फिर तो आपके अकाउंट्स कोई नहीं रोक सकता कॉम्प्रोमाइज होने से। दूसरा है एक्सेल शीट्स। एक्सेल शीट्स में अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ठीक है फिर भी, लेकिन पासवर्ड मैनेजर्स जो है वो स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए है, तो उनके जो इंक्रिप्शन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन यूज करते हैं वो पासवर्ड के लिए। तो उस पासवर्ड मैनेजर में क्या होता है, आप एक मास्टर पासवर्ड से उस डेटाबेस को इंक्रिप्ट कर सकते हैं, उसमें आप पासवर्ड स्टोर कर सकते हैं। लास्ट है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में ये है कि आपको एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर तो हो गया आपका जैसे पासवर्ड, इसके अलावा एक और फैक्टर चाहिए, जैसे एक और मीन्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। उसमें आप ज्यादातर आजकल एसएमएस अवेलेबल है ऑलमोस्ट, जितने बैंक्स हो जाए, बैंक हो या ईमेल हो, सब में ये होता है। आजकल तो बहुत अकाउंट्स मैंडेटरी है, मतलब बैंक्स में भी आपको इनेबल करना नहीं है तो ये कर लेना चाहिए मल्टी फैक्टर। जहाँ पे एसएमएस अवेलेबल नहीं है तो आप, अवेलेबल तो है ही खैर हर जगह पर, नहीं है तो ऑथेंटिकेटर एप्स भी आती है आपकी, जिसमें आपको एक यूनिक टोकन वो करता है, जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर आता है एक, और 2FAS करके भी आता है, और भी हैं टूल्स जो मतलब रिनाउंड टूल्स है वो। उसमें आपको क्या होता है, आपको कॉन्फ़िगर करना होता है वन टाइम, उसके बाद आपके पास उसमें एक टेम्परेरी टोकन जनरेट होता है 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए। उस दौरान आप जब लॉग इन करेंगे वो टोकन थोड़ी देर के लिए वैलिड होता है। तो इसमें बस ये होता है कि एसएमएस जो होता है वो आपके फोन में या उसमें, और ट्रांसमिशन के दौरान भी आपको श्योरिटी नहीं है कि वो इंक्रिप्टेड ट्रांसमिट होता है या नहीं। ऐप वाला जो डेटा होता है, जो ये आपके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर एप्स होते हैं वो यूज जो करते हैं कम्युनिकेशन, वो एंक्रिप्टेड होता है, तो ये ज्यादा सिक्योर बताते हैं। तो जनरली एक इसमें वेरिजोन का एक 2023 का एक स्टैट्स है, वेरिजोन जो एक टेलीकॉम कंपनी है, उसमें उन्होंने बताया था कि 81% जो ब्रीच होते हैं वो के वीक और रीयूज क्रेडेंशियल्स रहता है। ये एक्चुअली मैं आपको पहले पहली स्लाइड में बता चुका हूँ कि पासवर्ड आपके डेस्क, लोग डेस्क पे लिख लेते हैं, स्टिकी नोट, इवन कंप्यूटर्स पे भी लिख देते हैं पासवर्ड्स, तो ये ना करें। या फिर ऐसी जगह ना रखें जहाँ पे बहुत कोई भी ड्रॉअर में या अंडर द कीबोर्ड, ये सब कोई भी साफ करने वाला भी है, आप वो भी देख सकता है। रीड आउट भी ना करें पासवर्ड कभी फोन पे। फोन पे खैर आपको शेयर तो करना ही नहीं चाहिए। दूसरा, कभी डालते टाइम भी कुछ लोग होते हैं कि उसको रीड आउट करने लग जाते हैं, लिखा होता है पासवर्ड फिर उसको बोल के डालते हैं, तो वो भी नहीं करें। ये भी मैं आपको बता दिया कि इसमें ये सब चीजें आपके फैमिली मेंबर्स के ऑब्वियस जो इंफॉर्मेशन होती है वो पासवर्ड्स में सेट नहीं करें। एक और आता है कि आप ब्राउजर्स में भी लोग सेव करते हैं पासवर्ड, वो वहां तक वैसे ही सिक्योर प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन पब्लिक जो कॉमन जो लैब्स हो गए या आपके साइबर कैफे हो गए या कहीं आप पब्लिक जिसमें कंप्यूटर्स और लोग भी यूज करते हैं, वहां पे तो बिल्कुल ही ना करें पासवर्ड सेव। और ये तो है ही, आपको पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है, इवन कलीग्स फ्रेंड्स किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और है आपका ईमेल के लिए, ईमेल यूसेज के लिए डूज। ईमेल में आपको पहले चीज है कि सेंडर कौन है, उसकी डोमेन क्या है। खासकर जो आपके ऑफिशियल कम्युनिकेशन होते हैं, तो
आप पहली चीज है कि आप ऑफिशियल ईमेल आईडी अपने ऑर्गेनाइजेशन की आपकी होनी चाहिए। अगर प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन तो वो आपके पास होनी चाहिए, @AMU है या @MyAMU डोमेन जो है ईमेल की। तो ये चीज चेक करनी होती है कि आप अब जैसे आप कुछ मेल भेज रहे हैं तो आपका मेल ऑथेंटिक लगेगा जब आपके वेरीफाइड डोमेन से जाएगा। ऐसे ही आप जब की कोई मेल रिसीव करते हैं तो ये चेक करना है कि आपको वो वेरीफाइड डोमेन से आ रहा है कि नहीं। अब कोई मैनेजर आपको abc@gmail.abc SBI और ब्रांच नंबर डाल @gmail.com से आता है तो वो मेल पे आपको एक्शन लेना भी नहीं है। इवन अगर उसने यूज भी किया है, जब तक वो आपके वेरीफाइड डोमेन से नहीं आता। SBI की जो वेरीफाइड डोमेन है ईमेल की, उसी के थ्रू आना चाहिए। दूसरा ये भी है कि सेंडर ने भेजा है, अगर कोई बहुत वेरीफाइड ईमेल से भेज रहा है, फॉर एग्जांपल कोई जैसे हमें SBI से आ रहा है, या ये सोच लीजिए आप कोई सीनियर आपको मेल कर रहा है, @AMU है उसका ईमेल आईडी, लेकिन उसमें ऐसी बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल चीज है, आपको लगता है कि इस पे एक्शन लेने से पहले एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये मेल भेजा है कि नहीं भेजा है, तो आप एक कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर कोई बहुत सीरियस उसमें एक्शन है या कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है बड़ी चीज, तो उसमें आपको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए अदर मीन से, जैसे SMS के थ्रू कंफर्म कर लें या कॉल के थ्रू, या पर्सनली आप जाके मिल सकते हैं तो पर्सनली भी कर सकते हैं। मेल जो आते हैं आप उसके लिंक्स जो उसमें दिए होते हैं मेल्स में, कभी कभी होता है लिंक क्लिक कीजिए यहाँ रजिस्टर कीजिए, तो उस पर आपको ध्यान देना है कि उस पर कैसे करना है। आपको क्लिक नहीं करना है, पहले उसके ऊपर आप अपना माउस लेके जाएंगे तो ईमेल क्लाइंट्स में नीचे की एकदम बॉटम पे या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे आपको उस लिंक का एक्सपेंडेड वो दिखाता है फॉर्म, कि एक्चुअली में लिंक क्या है। क्योंकि ईमेल ये लिंक्स जो है, आप एक HTML टेक्स्ट तो कुछ भी दिखा सकते हैं ऊपर, लेकिन उसके बिहाइंड लिंक क्या है वो आपको नीचे से आप उसके ऊपर माउस सिर्फ लेके जाते हैं तो आपको वो दिखती है कि क्या लिंक है। तो ये आपको देखना है कि वो लिंक जो है, जो क्लेम कर रहा है मेल, वो ही है या कुछ और है। अगर कोई और है तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। जो आपके सस्पिशियस मेल आते हैं वो आपको रिपोर्ट करने हैं अपने, रिपोर्ट ऑप्शन उसमें भी आता है, जैसे जीमेल होता है उसमें भी आपको रिपोर्ट आता है। इससे क्या होता है कि वो सेंडर की डोमेन्स ज्यादा मेल्स आएंगे तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाती है, तो आगे और लोगों को भी फायदा होता है। तो आपको रिपोर्ट करना है उस ईमेल को, अगर कोई आपको लगता है स्पैम मेल है और ये सेंडर सस्पिशियस है, इस टाइप के मेल्स फ्रिक्वेंटली करता है, तो उसको आप रिपोर्ट भी करना है आपको। उसके बाद ये है, ये रिपोर्ट करने के बाद आप उस मेल को डिलीट कर दें अपने इनबॉक्स से। डोंट में आपके ईमेल्स में, ये तो मैं आपको बता, हाँ ये है आपका अटैचमेंट्स। मेल्स में अटैचमेंट भी आते हैं, हम क्या करते हैं जैसे अटैचमेंट आते हैं तो डबल क्लिक करके सीधा ओपन वही ब्राउजर में या आपके ईमेल क्लाइंट पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। वो नहीं करना है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको उस मेल पे एक्सपेक्टेड है अटैचमेंट, एक्सपेक्टेड है तो उस आपके जो अटैचमेंट है उसको डाउनलोड कर लें अपने। उसके बाद आपके राइट क्लिक करके उसको स्कैन करें अपने जो एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है उससे। तो अगर कोई जिप्ड है उसके अंदर पैकेज है कुछ, अगर उसमें मैलिशियस वो होगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, तब उसके बाद ओपन करें उसे। दूसरा, कोई अगर लॉगिन डिटेल्स आपको मेल पे मांगता है तो उसको मेल पे ना प्रोवाइड करें। अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन है तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स में यूजर नेम पासवर्ड एक साथ नहीं देना है मेल में, एक एक चैनल से देना है, दूसरे चैनल से। जैसे ईमेल पे आप पासवर्ड भेज रहे हैं तो यूजर नेम या जिस सिस्टम का है, जिस अकाउंट का जिसका वो अकाउंट है, मतलब जिस URL पे या किसी सिस्टम का सर्वर का है, वो उसका जो एड्रेस है वो एक अलग SMS के थ्रू या रिटर्न में हार्ड कॉपी के थ्रू उस तरीके से शेयर करें। तो क्लिक तो आपको करना ही नहीं है, वो मैंने आपको बताया था लिंक्स जो आते हैं लास्ट टाइम पिछली स्लाइड में। और आजकल एक वो भी है कि आप जो अनसोलिसिटेड ईमेल्स आते हैं वो लोग क्या करते हैं, आपके URLs को शॉर्टन करके भेजते हैं। तो जो पहले मैंने एक वो बताया था आपको पिछली स्लाइड में कि आप होवर करते हैं तो उसमें एक्सपेंड होता है, वो इस केस में नहीं होगा। उसके ऊपर आप माउस लेके जाएंगे तो वो लिंक आपका वो जो शॉर्ट एंड वाला है वो ही दिखाएगा, जैसे बिटली
बिटली है, और भी बहुत सारी ऐसी हैं जो आपके लिंक्स को छोटा करके आपको दे दें। बहुत बड़े लिंक होते हैं वो जस्ट लाइक 10-15 कैरेक्टर्स में आपके वो लिंक्स को कंडेंस कर देते हैं। तो उस इस टाइप के लिंक्स को, यूआरएल्स को आपको क्या करना है, पहले चेक कर लेना है। ये बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं, मैंने इसमें शेयर की है, ऐसी और भी आप देख सकते हैं। उसमें कोई आपको साइन अप वगैरह नहीं करना है, जस्ट वो लिंक को वहां पे पेस्ट करके देखना है। तो वो लिंक को वो एक्सपेंड करके बताएंगे कि एक्चुअल में लिंक है कहाँ का, किस डोमेन का है। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि हाँ मुझे इस डोमेन पे जाना भी है नहीं, ये मेल आईसीआईसी से है, बैंक से है, या फिर ये आधार अथॉरिटी से है, लेकिन इसका तो यूआरएल ही अलग है। ये तो आधार का ऑफिशियल यूआरएल नहीं है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स का तो ये डोमेन नहीं है जो ये लिंक में है। तो ये ध्यान रखना है। लास्ट है कि आपको जो आपके पास ईमेल आए उनको फॉरवर्ड नहीं करना है। आपको लगता है कि अरे मुझे समझ में नहीं आया, आप देख लेना इसमें क्या है, तो ये नहीं करना है आपको। फॉरवर्डिंग नहीं करना है। फॉरवर्डिंग से क्या, आपका एक टाइप से उसी हैकर्स को हेल्प हेल्प कर रहे हैं आपको स्प्रेड करने में। जितने लोगों तक ये ज्यादा ईमेल पहुंचेगा उतने ही ये डेंजरस है, क्योंकि इससे चांसेस बढ़ेंगे कॉम्प्रोमाइज के। अब आता है इंटरनेट यूसेज। जब भी कोई आप वेबसाइट ब्राउज करते हैं तो उस पर ये ध्यान रखें कि पैडलॉक का जो आइकन है वो होना चाहिए। पैडलॉक का आइकन जब आता है जब आपकी साइट जो है HTTPS होती है, ठीक है, तो अदरवाइज आपका वो पैडलॉक का सिंबल नहीं आएगा उस पर। कभी कभी आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाते हैं, उस साइट पे भी आप विजिट नहीं करना चाहिए। सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ तो ब्राउजर आपको ऊपर रेड यूआरएल का जो स्टार्टिंग होता है वो रेड हो जाता है, और कोई वार्निंग भी देता है, प्राइवेसी वार्निंग, कि इसका एक्सपायर हो गया। तो उस साइट से कोई विजिट ना करें। खासकर अगर विजिट करते हैं तो उस पर कुछ आपको एंटर नहीं करना है, लॉगिन डिटेल्स कभी नहीं एंटर करनी है, चाहे वो ऑफिशियल डोमेन भी क्यों ना हो। क्योंकि जो आप एंटर करेंगे ना वो आपके नेटवर्क में अनएनक्रिप्टेड जाएगा। मतलब कोई भी अगर इंटरनेट पे बाहर भी जाएगा, आपको कोई भी अगर बीच में ईव ड्रॉपिंग करेगा तो पता कर सकता है कि आपका क्या पासवर्ड यूजर नेम है। इसलिए इसमें आपको सिर्फ HTTPS साइट से विजिट करनी है, उस पर ही आपके लॉगिन वगैरह एंटर करने हैं। जो पब्लिक वाईफाई अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक VPN आपके पास होना चाहिए, लेकिन होना भी चाहिए तो ट्रस्टेड VPN होना चाहिए। VPN जब भी होना चाहिए अगर आप सिर्फ ब्राउज कर रहे हैं जस्ट फॉर रीडिंग, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी कोई सेंसिटिव आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आपको लॉग इन कहीं कर रहे हैं आप, जैसे ईमेल पे कर रहे हैं, या आपकी कोई बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग की साइट है उस पर कर रहे हैं, तो आप VPN यूज करें, ट्रस्टेड VPN होना चाहिए वो। थर्ड है अपडेटेड ब्राउजर्स। आपके ब्राउजर्स जो होते हैं, बहुत लोग अपडेट नहीं करते ब्राउजर्स की, वो इग्नोर कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। वैसा नहीं करें, क्योंकि आपके ब्राउजर्स जो अपडेट्स आते हैं वो आपके सिक्योरिटी कंपनी निकालती है ब्राउजर की, वो कुछ उसमें अगर वनरेबिलिटी होती है उसको फिक्स करने के लिए अपडेट निकालती हैं। तो आप अपने ब्राउजर को अप टू डेट रखें, क्योंकि जब ब्राउजर कोई भी ब्राउजर रिलीज होता है उसका, तो उस टाइम पे वनरेबिलिटीज पता नहीं होती हैं। धीरे धीरे विद इन 1 month 2 months और जल्दी भी हो सकता है, हैकर्स को उसमें वनरेबिलिटीज पता चलती है। फिर वो एक्सप्लॉइट के लिए मेलवेयर्स वगैरह डिजाइन करते हैं। तो उस दौरान जैसे ही पता चलती है, जैसे आप नोन किसी को आपके कंपनीज को भी पता चल जाती है कि इसमें वनरेबिलिटीज है, लोग रिपोर्ट करते हैं कि ऐसा हो गया, कि इसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया, इसमें इंफॉर्मेशन ऐसे है, ये चल मतलब कुछ जो आपके वाइट, जिनको बोलते हैं वाइट हैट हैकर्स, वो लोग भी इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके पता लगाते हैं कि ब्राउजर में क्या कमी है। तो वो लोग रिलीज करते हैं अपडेट्स, वो जरूरी है, आपके ब्राउजर को अपडेट करना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, वो आपके कॉम्प्रोमाइज के हो जाएगा। वो किस दिन आप कुछ यूज कर रहे हैं, भले आप ऑफिशियल साइट से आपने ब्राउजर डाउनलोड किया था कभी, लेकिन अब वो आउटडेटेड है। ये भी आप प्राइवेट टैब में भी ब्राउज कीजिए, स्पेशली अगर शेयर्ड कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं तो ये आप कीजिए, क्योंकि आपकी हिस्ट्री वगैरह रह जाती है, कुकीज रह जाती है उसमें।
तो आपका प्राइवेट टैब यूज करेंगे तो ब्राउजर बंद होने के बाद सारा कुछ क्लियर कर देगा अपने फोल्डर्स में से, जो कुकीज और सेशन इंफॉर्मेशन होती है ब्राउजर में सब क्लियर हो जाएगी। और जाने से पहले अपना एक्टिव सेशन से, चाहे इंटरनेट के हो ईमेल्स के हो, सब लॉग आउट करके जाए। इंटरनेट के डोंट्स है इसमें आपका कि आप पब्लिक नेटवर्क पे बैंकिंग एटलीस्ट अवॉइड करें यूज करने के लिए। मोबाइल डेटा पे आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप मोबाइल पे हैं अपने ऐप के थ्रू यूज कर सकते हैं, लेकिन जब पब्लिक वाईफाई होता है, आप होटल के वाईफाई पे हैं या कोई इवेंट में गए हैं वहां पर वाईफाई फ्री में अवेलेबल है, तो उस पर नहीं करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितना सिक्योर है इनके सिस्टम्स। इंटरनेट क्रेडेंशियल शेयरिंग ना करें, कि आप अभी यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके दोस्त से कलीग कहते हैं मुझे दे दीजिए मैं यूज कर लेता हूँ, तो ये नहीं करें, क्योंकि इंटरनेट क्रेडेंशियल्स आप अवेल कर सकते हैं जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके कलीग के पास है तो आपको भी मिल सकता है, या आपके पास है तो आपके कलीग को भी मिल सकता है वो चीज। थर्ड है ब्राउजर एक्सटेंशंस। कुछ काम के लिए ब्राउजर एक्सटेंशंस आते हैं जो आपका काम इजी कर देते हैं, तो बहुत लोग वो चीज इंस्टॉल कर लेते हैं। अब अनवेरिफाइड कुछ आते हैं, उसमें वार्निंग भी होती है कि अनवेरिफाइड है, सारे उसमें आते हैं कि ये रिकमेंड नहीं करते हैं ब्राउजर कंपनीज जो है, जैसे मोजिला है तो उसके भी उसमें आते हैं रिकमेंडेशन में कि हम रिकमेंडेड नहीं है, हमें नहीं पता है थर्ड पार्टी किस तरीके से वो है, भले वो टेस्टिंग करके ही वो अपनी होस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उस तरीके के एक्सटेंशन ना डाउनलोड करें। जब आप अगर बैंकिंग कर रहे हैं तो उस दौरान ये एक्सटेंशन डिसेबल रखें, आप डिसेबल कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, या इनकॉग्निटो में ओपन करें बैंकिंग सेट्स, क्योंकि ब्राउजर एक्सटेंशन को जनरली आपका एक्सेस होता है सारी चीजों का, जो आप ब्राउजर पे कर रहे हैं जब आप इंस्टॉल करेंगे तभी आपको दिख जाता है कि क्या क्या एक्सेस कर सकता है, क्या साइट विजिट कर रहे हैं, आपको पूरा एक्चुअली वो ब्राउजर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो जो HTML होता है पीछे वो रीड कर सकता है पूरी तरीके से। ये भी नहीं करना है आपको कि प्राइवेट टैब पे आप एक्सटेंशन एनेबल नहीं करना है, एटलीस्ट अगर आपका एक्सटेंशन है भी तो प्राइवेट टैब्स पे ना करें, क्योंकि कभी आपको यूज करना है प्राइवेट टैब तो उसमें एनेबल रहेगा। जैसे मैं बता रहा था ना बैंकिंग का, आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो उसमें वो डिसेबल ही रखें उसको एक्सटेंशन को। अब ये आता है कि बैकअप्स, बैकअप्स का प्राइमरी रोल आपको रैंसमवेयर का जो सॉल्यूशन है या प्रिवेंशन है उसमें एक ये बैकअप्स भी है। अगर आपके पास बैकअप्स है तो आपका रैंसमवेयर डैमेज आप लिमिट कर सकते हैं। आपके पास अगर बैकअप्स हैं, रेगुलर बैकअप्स हैं, तो आप रैंसमवेयर डैमेज को लिमिट कर सकते हैं। इवन आपको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा रैंसमवेयर, जब आपका बैकअप्स हैं, बस ये है कि सर्विस आप अनअवेलेबल रहेगी जब तक आप इसको रिस्टोर नहीं करते बैकअप्स को। अब बैकअप्स तो रेगुलरली लेना है, लेकिन इसमें एक 3-2-1 रूल होता है कि जो भी आप बैकअप की एक सिंगल कॉपी नहीं लीजिए, जो भी आपके इंपॉर्टेंट वर्क है, फाइल्स है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद उनका जो बैकअप लेना है आपको उसकी 3-2-1 रूल्स, मतलब 3 कॉपीज लीजिए। जैसे आपने एक ही डेटा की 3 कॉपीज बना ली, उनमें से 2 कॉपीज जो आप बना रहे हैं वो डिफरेंट मीडिया पे होनी चाहिए। जैसे एक अगर डीवीडी पे है तो एक आपकी क्लाउड पे, क्लाउड भी मतलब पब्लिक क्लाउड नहीं, जो आपका जैसे आपके इंस्टीट्यूशनल ईमेल के साथ जो मिलता है उस पे है, आपकी कोई प्राइवेट क्लाउड है उस पे, तो उसमें आपके 2 कॉपीज होगी, एक डीवीडी पे या फिर किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे ले लीजिए एक डीवीडी पे। और अगर आप दो, और एक है ऑफ साइट, एक बैकअप ऑफ साइट होना चाहिए, मतलब आपका वो क्लाउड पे नहीं होना चाहिए और सेम उस डिवाइस पे नहीं होना चाहिए। अगर आपकी 3 कॉपीज हैं तो 3 में से एक आपकी ऐसी होनी चाहिए जो ऑफलाइन बैकअप होगा, जैसे CD DVD एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, बाकी 2 आप क्लाउड में रख रहे हैं वो कर सकते हैं आप। तो बेसिकली एक आपके पास ये ध्यान रखना है कि एक ऑफलाइन बैकअप होना चाहिए, ऑफ साइट बैकअप, और सेम मीडिया यूज ना करें तीनों बैकअप्स में, और 3 कॉपीज आपकी होनी चाहिए। तो बैकअप्स में जो सेंसिटिव फाइल्स हैं उसको एनक्रिप्ट करके रखें हमेशा, अगर उसमें सेंसिटिव डेटा है जो
उसको आप एंक्रिप्ट कर सकते हैं। ये एंक्रिप्शन आपके कंप्रेशन टूल्स में आजकल अवेलेबल है, विनरार में है, 7-zip में है। दूसरा, अगर आप स्टोर करते हैं क्लाउड्स वगैरह पे, तो उस पे बैकअप फाइल्स का जो एक्सेस है वो आपको कंट्रोल करना है कि कौन एक्सेस कर सकता है इसको, किसकी, जिसको नीड है बस वही करे आपके डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में। उसको ऐसे मतलब होता है ना, वो एक आप ड्राइव में अपलोड करते हैं, उसमें होता है एनीवन हैविंग दिस लिंक कैन व्यू दिस, उस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होनी चाहिए उसमें। बैकअप्स को टेस्ट भी करना है, जैसे आप बैकअप ले रहे हैं तो आपको उसको रिस्टोरेशन टेस्ट भी करना है, चाहे आप वो एक टेस्ट मशीन पे, या अगर आपको एप्लीकेशन वाली बैकअप्स हैं तो। अदरवाइज अगर आप अपने फोल्डर्स फाइल्स वगैरह बैकअप कर रहे हैं तो आपने जिप करके या कॉपी करके फोल्डर रखा है, तो उसको एक बार देख लें कि कॉपी खोल के ओपन करके या उसको अनजिप करके कि वो प्रॉपरली सब फाइल्स आ रही हैं, उसके काउंट सही है, साइज सही है, ओपन भी हो रही है नहीं। अगर आप कंटिन्यूसली बैकअप ले रहे हैं और पता चल रहा है कि वो बैकअप प्रॉपर हो ही नहीं रहा था, कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको बैकअप चाहिए होगा, तो उस टाइम पे आपको विल स्टक। इसलिए बैकअप्स को टेस्ट भी करें, वेरीफाई भी करना है बैकअप्स को, खासकर ये वो एप्लीकेशन का जो बैकअप होता है डेटाबेस का, या बहुत सेंसिटिव चीज का बैकअप बैकअप ले रहे हैं आप, जीपी कर रहे हैं, तो उसको वेरीफाई कर लें। जब जैसे आपका कभी लॉस्ट हो जाए डेटा और फिर आप बैकअप से रिस्टोर करना चाह रहे हैं, तो पहले वो जो फाइल है उसको वेरीफाई कर लें कि एग्जैक्ट है या नहीं, जो फाइल आपने पहले की थी। तो उसको करने का ये है कि मैनुअल तरीका तो ये है कि आप फाइल्स को देख रहे हैं, साइज को देख रहे हैं कि एग्जैक्ट है कि नहीं, कितनी नंबर ऑफ फाइल्स थी, उसका नाम यही था, तो वो तो बहुत एक कम्बरसम प्रोसेस है। ये है कि उसका एक हैश जो होता है, जब आप बैकअप ले रहे हैं उस फाइल का हैश आप एक नोट कर लें। हैश जो होता है, आपके बहुत सारे टूल्स हैं, विंडोज में भी है, पावर शेल में होता है, और भी वैसे टूल्स भी आते हैं आपके ओपन सोर्स। उससे बस वो फाइल का एक हैश प्रोड्यूस करता है आपकी फाइल का। अब वो हैश टाइप जैसे SHA-256 है, तो उस टाइप का हैश आप नोट कर लीजिए कि भाई इस फाइल फोल्डर का, इस फाइल का ये हैश है। फोल्डर का तो नहीं होगा, फाइल का या जिप होगी तो उसका आपका हैश एक जनरेट करेगा, वो आप नोट कर लीजिए। जब आप रोस्ट रिस्टोर करेंगे तो उस बैकअप को आप क्लाउड से पुल करेंगे, जहां से भी ड्राइव से डाउनलोड करेंगे, तो उसके बाद फिर से उसका हैश कैलकुलेट कीजिए, व्यू कीजिए, मतलब हैश उसी टूल से जिससे आपने उस दौरान किया था, तो वो हैश सेम है, तो इसका मतलब उसमें कुछ टेम्पर नहीं हुआ, एक बाइट भी चेंज नहीं हुआ इस बैकअप में। तो ये आप यूज कर सकते हैं जिससे कि उसकी इंटीग्रिटी रहे, बैकअप की कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। जाने अनजाने में भी हो सकता है, या किसी से मिस्टेकनली कुछ उस फाइल में चेंजेस हो जाए, या कोई या मैलिशियस भी हो सकता है, तो ये चीज इससे अवॉइड की जा सकती है। बैकअप जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको डिस्कार्ड कर दें, लेकिन डिस्कार्ड मतलब उसको ऐसे ही छोड़ ना दें, उसको प्रॉपरली मतलब उसको डिलीट करें बैकअप। उसको ऐसे नहीं कि वो अब चाहिए नहीं तो कहीं भी पड़ा रहे, ऐसा नहीं, तो डिलीट कर दें। ये तो मैं बता ही दिया कि पब्लिक क्लाउड पे आपको स्टोर नहीं करना है, सेम डिवाइस पे भी नहीं करना है, अनवेरीफाइड बैकअप्स को रिस्टोर नहीं अटेम्प्ट करना है। जैसे वो हैश मैंने टेक्निक बताई उससे आपको, और है, एक कॉपी पे आप डिपेंड ना करें, मल्टीपल कॉपीज, जो बताया था 3-2-1 रूल, 3 कॉपीज एटलीस्ट मेंटेन करें। अब है सॉफ्टवेयर यूज पे टू डूज। इसमें आपके जेन्युइन और लाइसेंस सॉफ्टवेयर हमेशा यूज करें, वो भी जो आपके OEM से आपने एक्वायर किए हैं, उनके ऑफिशियल चैनल पार्टनर्स हैं। कोई थर्ड पार्टी मतलब जो उसका मतलब रीसेलर नहीं है ऑथराइज, उनसे नहीं एक्वायर करना है आपको। और सेकेंड है सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखें। सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी प्लगइन्स के थ्रू जो होता है, आपके जो प्लगइन्स रिकमेंड करती है OEM वो यूज कर सकते हैं आप, भले वो फ्री हो या फिर आपके पेड हो, लेकिन जो प्लगइन्स OEM रिकमेंड नहीं करती है उनसे सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को ट्विक करने का ट्राई नहीं करें। ऐसे आते हैं फंक्शन, एक्सेल्स में भी आते हैं और भी जगह प्लगइन्स आते हैं, वो बहुत ही वैसी साइट से भी मिल जाते हैं, वो प्लगइन कर लो इसमें। कुछ कुछ साल पहले, अभी भी खैर अब तो
IRCTC आपको प्रोफाइल बनाने के लिए देता है कि आप नाम स्टोर कर सकते हैं। पहले ब्राउजर में भी एक एक्सटेंशन आते थे ऐसे प्लगइन, जिसमें आपको फिल कर लेता था फॉर्म तत्काल के लिए। तो इस टाइप के जो प्लगइन्स आते हैं, अब वो जो प्लगइन आपका फिल कर ले रहा है उसको तो पता चल रहा है ना आपकी डिटेल्स, वो रीड कर पा रहा है ना, और कहीं वो भेज रहा हो डिटेल्स। तो इसी तरीके इस चीज का ध्यान रखना है कि आप इस टाइप के अनवेरिफाइड प्लगइन्स को यूज ना करें आपके हेलो। सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी। हेलो। जी जी सर मुझे जी सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। सर जी जी जैसे हम केगल वगैरह या data.gov से हम डेटा सेट डाउनलोड करते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिप जी। फाइल्स होती हैं वो, तो क्या सर उन्हें डाउनलोड करना सिक्योर है या उसमें भी हमें कुछ मतलब देखना चाहिए कि ये सिक्योर है या नहीं है, इस तरह कुछ? देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स तो data.gov देता है नहीं देता मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो भी हैश देते हैं आपके। जैसे जनरली आपने देखा होगा वो लोग हैश प्रोवाइड करते हैं, जो फाइल डाउनलोड करते हैं ना उसके उसकी एक हैश भी दिया होता है। जब आप डाउनलोड कर जी। लेते हैं तो उसके बाद उसको मैच कर सकते हैं अच्छा। हैश को। हाँ, तो ट्रांसमिशन में भी अगर किसी ने उसको मॉडिफाई किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये फाइल वो नहीं है जो वहाँ होस्टेड है, या कोई आपको जी कलीग शेयर करता है। हाँ, आपने जनरली इसमें आप कुछ वेबसाइट्स में जाएंगे, जैसे खैर जैसे उबंटू है आपका जो जी। मोस्टली सर मैं केगल से करता हूँ, तो वो ठीक रहता है, मतलब सेफ साइट है वो? केगल। हाँ, अच्छा वो डेटा एनालिटिक्स, हाँ वो केगल्स का, जी जी क्योंकि उसमें पब्लिकली होस्टेड डेटा होता है। वैसे जी जी, इसी वजह से उनके पूछ रहा भी था खुद जी। के, हाँ उसके खुद के भी स्कैनर्स होते हैं, वो लोग वैसे मैलिशियस डिटेक्ट कर लेते हैं। जी। बस ये है कि अगर आप करते हैं तो ये है कि उसको स्कैन कर लीजिए अपने एंटीवायरस से एक बार फाइल को, ओके 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 एडिट वो। ओके। हाँ, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू क्योंकि वो सर, थैंक यू। पब्लिकली उसमें लोग हाँ कोलैब जी करते हैं तो जी, होता क्योंकि है। ओपन सोर्स है, सभी लोग करते हैं उसमें डेटा, हाँ तो जी वो जी। इसलिए मैं पूछा था जी। वैसे तो जी डिपेंड कर सकते हैं कि कैगल भी स्कैन करता होगा, लेकिन अपने एंड पे भी एक बार कर लें तो बेहतर है। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू, जी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, जो डोंट्स उसके आपको डूज तो बता दिए थे। अब पायरेटेड सॉफ्टवेयर, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, ये बहुत मतलब मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग ये एक बार अपनी लाइफ में कर चुके होंगे यूज। तो ये करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। खैर बहुत लोग अननोइंगली करते हैं, मतलब सब लोगों को नहीं होता है इसमें, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि वो वेंडर, लोकल वेंडर्स क्या करते हैं, वो आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देते हैं, और बहुत नॉमिनल सी फी चार्ज करके, तो आप लोगों को लगता है कि सही है। लेकिन अब क्या है कि ये जो आपके जितने पायरेटेड सॉफ्टवेयर आते हैं, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, अब सब चीजें एआई भी, आपके चैट जीपीटी, सब चीजें आ चुकी हैं। तो अब इसमें मेलवेयर इंड्यूस करना ही बहुत ईजी है। कोई नया सॉफ्टवेयर भी आता है उसके लिए बनाना पहले टाइम लगता था हैकर्स को भी, कि भाई इसको कैसे करें हम डिलीवर। अभी रिसेंटली कुछ न्यूज में आया था कि कुछ पाकिस्तानी साइट्स आपकी एक इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है वो ऑफर कर रहे हैं, मतलब पायरेटेड है वो भी। तो लोगों ने वो डाउनलोड किया था, उसमें मेलवेयर वो लोगों ने डिलीवर किया है। तो ये सब पायरेटेड और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर ना यूज करें आप। करना है आपको तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से, उनके कम्युनिटी वर्जन्स भी आते हैं जिसमें थोड़ी लिमिट होती है, अगर उससे आपका काम चल जाता है तो आप वो यूज कीजिए। अदरवाइज आप उसका लाइसेंस परचेज कीजिए। मोबाइल ऐप में एपीके फाइल ना डाउनलोड करें, मतलब आप इंस्टॉल करनी है तो एपीके फाइल लोग शेयर करते हैं, उसके थ्रू नहीं करें इंस्टॉल। कुछ साइट्स ऐसे देती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की साइट्स हैं, लेकिन वो उनके गवर्नमेंट साइट्स पे ही लिंक होता है, उसका लिंक आपका मेल पे आता है। जैसे अब याद नहीं आ रहा है, आई थिंक कोई पेंशन की साइट है, कोई है जिसमें आपको एपीके फाइल वो लोग देते हैं लिंक। तो ज्यादातर तो अब प्ले स्टोर पे आ रही हैं चीजें, अगर इनकेस अगर होता है, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि ऑफिशियल वेबसाइट है वो होस्ट कर रही है इस एपीके। अदरवाइज आपको ऐसे अननोन सोर्सेज से तो एपीके फाइल नहीं इंस्टॉल करनी है। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज ना करें, भले वो जेन्युइन है, लाइसेंस भी है। 5 साल पुराना विंडोज एक्सपी अगर आपका जेन्युइन भी है और लाइसेंस भी है तो अभी तो यूज नहीं करना है आपको, 7 भी नहीं करना है, अब तो 10 भी 2-3 मंथ्स में आउटडेटेड हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी अपडेट्स
देते हैं एक्सटेंडेड चैनल के थ्रू, लेकिन जिनका नहीं होगा उस चैनल पे तो उनको नहीं मिलेंगे अपडेट्स, तो वनरेबल रहेगा। सर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं? If जी you allow आप me. ये मैं हाँ आप जी। अब नोट कर लीजिए, मैं ये जरा अच्छा, finish ओके करूं। ओके आप ओके सेशन है आप ओके हाँ पूछें। ओके देन, ओके ओके, थैंक यू। और जो क्रिटिकल सेटअप में सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि डेटा सेंटर्स हो गए या मेडिकल उसमें यूज होते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, जिनका डाउन टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए ओईएम का। और किस फॉर्म में, एएमसी फॉर्म में हो सकता है, वारंटी फॉर्म में, जिससे कि आप कुछ अगर समथिंग गोज रॉन्ग, दे आर स्पेशलिस्ट टू फिक्स, तो वो जरूर होना चाहिए। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के दौरान क्या क्या आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो डूज है आपको करने हैं, मतलब इंटरनेशनल यूसेज है आपके डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इन सब पे आपकी इवन अकाउंट्स पे इंटरनेशनल यूसेज का एक ऑप्शन होता है। हो सकता वैसे आजकल ये डिसेबल आता है, आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये डिसेबल आने लगा है। अगर नहीं है तो आप एक बार चेक करें उसे कि डिसेबल है या नहीं। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, यहीं पे है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है इस चीज़ की, तो आप उसको डिसेबल कर लें। और अगर जरूरत पड़े तो आप एनेबल भी कर सकते हैं, आजकल ऐप के थ्रू हो जाता है एनेबल, तो कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, तो इसको डिसेबल ही रखें। आपके ट्रांजेक्शन्स, बैंक अकाउंट्स पे ट्रांजेक्शन अलर्ट का इसको ऑन करके रखें, जिससे कुछ भी डेबिट क्रेडिट आपको नोटिफाई करेगा। ऑथेंटिकेटर ऐप यूज कर सकते हैं एसएमएस की जगह। अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, अगर स्मार्टफोन नहीं है तो एसएमएस तो आपको ओटीपी के लिए आता है, वो तो एनेबल होना ही चाहिए आपको ओटीपी। अगर आप स्मार्टफोन कर रहे हैं तो आप ऑथेंटिकेटर ऐप यूज कर सकते हैं, या आजकल धीरे धीरे इस पर मूव कर रहे हैं, ज्यादातर वेल नोन कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं इसको, इवन बैंक की एप्स भी प्रोवाइड करती हैं वो, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कितने इंस्टीट्यूशन इस पर मूव कर चुके हैं। आप और जो आपके प्रैक्टिकल सा एक और ये है कि अगर आपके अकाउंट्स में ज़्यादा अमाउंट है, उसको सेविंग अकाउंट्स में ऐसे ही नहीं रखें, उस चीज़ को आप फिक्स डिपॉजिट में रखें। जैसे आपको पता है कि मेरा मंथली एक्सपेंडिचर इतना हो सकता है, उतना ही आप अपनी सेविंग अकाउंट में मतलब लिक्विड रखें, जिस तरीके मतलब आप पेटीएम के थ्रू ड्रॉप जितना अमाउंट हो सकता है वो एक लिमिटेड उसमें रखें। बाकी जो अकाउंट है आप फिक्स डिपॉजिट्स में डाल दें। फिक्स डिपॉजिट को आप जब भी उसको सरेंडर करना चाहें वो हो जाता है, सेम डे आपको क्रेडिट आ जाता है। तो आपको क्या है, मतलब ज्यादा अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा तो ये भी होता है कि अगर ये कभी कॉम्प्रोमाइज होता है तो आपको लिमिट कर सकते हैं लॉस, ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसे भी निकल सकते हैं। एक एग्जांपल दिया मैंने कि अगर इतना अमाउंट है आपको, इतने खर्च है, तो आप सिर्फ 20,000 अपने अकाउंट में रखें, अगर कुछ कभी कुछ लॉस होगा तो आपका 20,000 तक ही डैमेज होगा। डोंट में आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में है, आप ओटीपी किसी से शेयर ना करें, शेयर्ड कंप्यूटर पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं करें, लैब पब्लिक कंप्यूटर्स होते हैं कम्युनिटी जहाँ पे और लोग भी आते हैं। ब्राउजर एक्सटेंशन ये मैंने आप पहली स्लाइड्स में भी आपको बता दिया था। फाइनेंशियल ऐप्स तो सर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वेरीफाइड सोर्सेज से। कोई बोल रहा है एसबीआई की ऐप है, आईसीआईसी एचडीएफसी फलाना की ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। कोई बोलता है ये बहुत ज्यादा, इसमें ज्यादा फीचर्स हैं, इसे कर लीजिए, तो नहीं करनी है आपको। ऑफिशियल साइट पे ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी ऐप का लिंक डालते हैं, गूगल प्ले स्टोर का या एप्पल जो आपका जो स्टोर है ऐप स्टोर उसका, तो वो आपको ओपन करके उस पर क्लिक करेंगे तो वहां जाता है वो एप्पल स्टोर पे, गूगल पे, वहीं से डाउनलोड करें। पर्सनल डिटेल्स टेलीमार्केटर्स को शेयर नहीं करनी है आपको अपनी। टेलीमार्केटिंग कॉल्स आती हैं, वो आपसे बोलती है कि भाई मुझे नाम बता दीजिए, आप कितना खर्च है आपका महीने का, वेयर डू यू स्पेंड, व्हाट डू यू डू फॉर
लेजर एक्टिविटीज, ये सब चीजें वो पूछते हैं। वो एक प्रोफाइल आपका बनाते हैं जिससे कि आपको प्रोडक्ट ऑफर कर सकें। लेकिन वो ईमेल्स जो है टेलीमार्केटिंग की, वो कहीं से भी आपको आते हैं, आपको वेरीफाई नहीं कर सकते। तो आप कम से कम रखें। जो भी आपको ये कुछ आपको अननोन सोर्सेस से जो लिंक आती है उसको क्लिक करना है, नहीं करना है कि तो लिखा हुआ है डू क्लिक, है। डू अच्छा, क्लिक लिखा हुआ है। वो टाइप हुआ एक्चुअली। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट। इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। अभी फिशिंग का मैं एग्जांपल्स पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेल्स आते हैं फिशिंग के। तो फिशिंग मेल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें, जैसे आपका उसमें एक अर्जेंसी होती है, जैसे इसमें दिया हुआ है सेकंड पॉइंट पे कि आपको बोलेंगे आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है। अब वो चाहे बैंक अकाउंट हो, भला ईमेल अकाउंट हो, आपके आधार, पैन कार्ड, टैक्सेशन, किसी में भी वो बोलेंगे कि कुछ प्रॉब्लम है आपके, आप इस पे क्लिक कीजिए टू रिजॉल्व दिस। या फिर वो कंफर्म करने के लिए बोलेंगे पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब थर्ड है, जैसे इसमें आपको ये भी वो करते हैं, ये भाई टैक्स रिफंड आ रहा है आपको, या आपको कुछ स्कॉलरशिप दी जा रही है, कुछ रिफंड आपको मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इस पर क्लिक करके क्लेम कीजिए। वो फॉर्म साइट पे जाती है, वो फॉर्म भरवा लेते हैं उस पर। कूपन्स भी ऑफर करते हैं कुछ लोग फ्री, उसमें आपसे कुछ अमाउंट पे करवा लेंगे, छोटा सा नॉमिनल, उसके बाद कुछ नहीं आता है। वो ऐसे सबके साथ करते हैं, तो इससे वो पैसा उनके पास पहुंचता है। जो फिशिंग में ये भी होता है कि उसमें फिशिंग मेल में ज्यादातर जो पॉपुलर उस टाइम पे चल रहा होता है, न्यूज में होता है या इंटरेस्ट होता है, मतलब ऐसा कोई टॉपिक जो जिनको मेल जा रहा है, वो फिशिंग का जो भेज रहे हैं मेल हैकर्स, उन लोगों को टारगेट करने के उनको क्या इंटरेस्ट करता है। जैसे अभी कुछ दिन में, जैसे अभी 8 पे कमीशन की न्यूज अभी कुछ दिन में और पॉप हो जाएगी न्यूज में, तो इस टाइप के मेल्स आना शुरू हो जाएंगे फिर कि अपना कैलकुलेशन कर लीजिए कितने पे हो रही है, किसको फायदा होगा, क्या होगा। उसमें बहुत सारे लिंक्स होंगे, इसको कीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी होगी, कैसे करना है, ये लिंक क्लिक करना होगा, नहीं तो नहीं मिलेंगे बेनिफिट्स। इस तरीके की चीजें आती हैं उसमें। अब जैसे एक ये पर्टिकुलर ईमेल है, तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आप इसमें अगर एज कोई मेल आता है आपको, जनरली आपके जंक फोल्डर में जाएगा या स्पैम में। अगर कभी इनबॉक्स में भी आता है तो इस पे रिप्लाई करने से पहले या एक्शन लेने से पहले आपको ये देखना है कि ये आया किधर से है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है कि किसी acbedem.com डोमेन से किसी ने मेल किया है। इसने सेकंड पॉइंट है अनक्लोज रिसिपिएंट्स को किया है, मतलब इसने जो प्राइस इसमें दिया है कि आपको एक डोनेशन के लिए सेलेक्ट हुए इतने अमाउंट, ये प्राइस क्लेम करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। अब ये इन्होंने अनक्लोज अनडिस्क्लोज रिसिपिएंट, मतलब हो सकता है हजारों लोगों को मेल भेजा होगा ये। तो इसका मतलब ये है कि जेनरिक मेल भेजा है, आप भी नहीं चुने गए, ऐसे सबको उसने भेज दिया कि आप वो प्राइस मिल रहा है इसी। रिप्लाई टू में देखेंगे आप, इसमें कुछ और ईमेल दिया हुआ है जीमेल का। मोस्ट लाइकली ये मॉडिफाइड हेडर से मेल भेजा है, या कॉम्प्रोमाइज भी हो सकती है डोमेन जो ऊपर ऐसी बेडम करके, या हो सकता है एग्जिस्ट ही नहीं करती हुए डोमेन, वहां से है। और थर्ड आपका इसमें देखेंगे, फोर्थ पॉइंट देखेंगे आप, इसमें इसमें इसने मेंशन किया है कि एलिस वोल्टन का। अब एलिस वोल्टन जो है एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, मतलब डोनेशंस वगैरह सोशल वर्क में काफी डोनेशंस देती हैं। तो ये रिचेस्ट लेडी भी है इसमें टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग। तो अब इसको जो लोग जानते होंगे तो ऐसा लगेगा कि ये इसमें मेंशन्ड है, तो ईमेल थोड़ी आपको ट्रस्ट का वो आएगा कि हाँ भाई एलिस वोल्टन, हाँ ये मैंने सुना है, ये डोनेशंस वगैरह देती हैं काफी सोशल वर्क में, तो सही होगा मेल, इसको रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये हैकर्स ने क्या किया है कि मतलब ये एक चीज डाल दिया है, मतलब ये इंटरेस्ट का टॉपिक डाल दिया जिससे कि थोड़ा लोगों में इंटरेस्ट होगा। सीधा लिख देते कि
डोनेशन, तो जल्दी डाउट हो जाता है लोगों को। तो आपके जजमेंट को क्लाउड करने के लिए ये सब चीजें उसको फिल कर सकते हैं, फिलर्स, जिससे कि आपको लगे कि मैसेज थोड़ा ऑथेंटिक है। तो इसी टाइप के मेल्स आपको कहीं से भी आ सकते हैं। पुलिस मतलब आते आएंगे पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं, लगे विल अपीयर कि वो वहां से आए हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, टैक्स अथॉरिटीज। जनरली उनका टारगेट वही होता है, आपको मनी एक्सटॉर्ट करना। वो नहीं हो पाता है तो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उसको सेल कर देते हैं दूसरे हैकर्स को, जो और एडवांस है, या किसी नेशन, जैसे होता है कि मतलब कुछ कंट्रीज दूसरे कंट्रीज पे साइबर अटैक्स के लिए प्लान करते हैं, तो उनको सेल कर देते हैं, उनके लिए कुछ यूजफुल हो जाए। तो ये क्विक हील की साइबर थ्रेट रिपोर्ट थी, उसमें दिया है कि इसमें जो बेट है जो यूज करते हैं इसमें फिशिंग में, कौन कौन से CS के रजिस्ट्रेशन, ये बहुत पॉपुलर है। 2015 की रिपोर्ट है, तो 2025 की, तो इसमें ये बहुत पॉपुलर है आपके CS के रजिस्ट्रेशन, PM किसान योजना, फाइनेंशियल। तो टॉप उसमें देखेंगे आपको तो 70% इसमें यही है, एक एडल्ट थीम बेटिंग भी है, ये नीचे वाली आपके लोअर है। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स में ज्यादा वो है, फाइनेंशियल और गवर्नमेंट स्कीम यही मेजर काउंट करते हैं, मतलब आपके फिशिंग मेल्स के थीम को। अब एक और है आपको KYC स्कैम का, ये रिसेंटली व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा था, ये जिसमें एक ये जैसे इमेज दी हुई है, इसमें लोगो SBI का ऑफिशियल लोगो यूज करके इसमें कह रहे हैं कि आप अपना आधार लिंक कर लें अपने अकाउंट से। इसमें आप देखेंगे इसमें कहीं भी रेड फ्लैग जो है, इसमें कहीं ऑफिशियल लिंक का कोई मेंशन नहीं है इसमें। ये अनाउंसमेंट हुआ तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी होगा अगर जनरल पब्लिक के लिए है। और अगर आपके लिए तो आपको इस पर रिस्पॉन्ड करना है, या आप अपने लॉगिन करके अपने अकाउंट पे देख सकते हैं, वहाँ पे ड्यू होगा तो वहाँ आपको मैसेज दिखेगा। अब ये जनरल पब्लिक के लिए तो इसमें एक लिंक होना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट का, इसमें मेंशन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाए। दूसरा, इन्होंने एक APK ऐप शेयर की है, जबकि बैंक ऐसे कभी APK ऐप्स के थ्रू नहीं करवाता है, वो अपने ऑफिशियल ऐप्स जो है उसी के थ्रू KYC वगैरह रिकमेंड करता है। दूसरा, इसमें कोई ड्यू डेट मेंशन नहीं है, मतलब ये मैसेज कई सालों तक सर्कुलेट हो सकता है, जो फंस सकता है उसमें फंस जाए इस तरीके से। अगर नहीं तो इसमें एक ड्यू डेट भी मेंशन होती कि भाई इस दौरान तक करना है। खैर ये लैंग्वेज तो अब आजकल तो है, लेकिन आजकल आप ये चीजें बहुत सारी ऐप्स आ रही हैं जिसके थ्रू आप हैकर्स इंग्लिश भी अच्छी तरीके से लिख के उसको अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। पहले ये कॉमन था कि मैसेजेस जो थे वो थोड़े अटपटे से, मतलब मीन नहीं करते थे, ऐसा लगता था कि मशीन ट्रांसलेटेड है। लेकिन अब ट्रांसलेशन काफी एडवांस हो गया है, तो आप ये वाला एक्सपेक्टेड नहीं है। आप क्या है कि आपको जो मैसेजेस आएंगे वो अच्छी तरह से लिखे हुए होंगे, प्रॉपर ग्रामर फॉर्मेटिंग के साथ। नेक्स्ट है आपका डिजिटल अरेस्ट। इस डिजिटल अरेस्ट जो है, इसमें क्या होता है आपको रूल्स में ये करना है, अगर डिजिटल अरेस्ट होता है कि आपका कोई हैकर्स क्या करते हैं, आपको कॉल करेंगे, आपको इस तरीके की, आपको मतलब अर्जेंसी बोल लीजिए, या आपको वो थ्रेटन करेंगे कि आपका कुछ नाम किसी चीज में, जनरली वो पोस्ट करते हैं जैसे गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कॉल कर रहे हैं, आपका कहीं नाम कहीं पे आ गया, आपने कोई आप कस्टम्स में पकड़ा गया आपका सामान, और या आपका आपका कोई लिंक, मतलब आपके अकाउंट में किसी मनी लॉन्ड्रिंग किया, आपके अकाउंट में कुछ पैसे आए थे, हमने डिटेक्ट किए हैं, तो आपको हमसे कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन में, इस तरीके से वो स्टार्ट करते हैं। और उससे क्या होता है, पैनिक हो जाता है विक्टिम्स में। तो क्या होता है कि वो फिर उसको एंगेज करके रखते हैं थ्रेड से, मतलब वहां से उसको बोलते हैं किसी से कांटेक्ट नहीं करना है, सारे कम्युनिकेशन आप बंद कर दीजिए, किसी से बात नहीं करनी इस बारे में। फिर वो धीरे धीरे आपको लास्ट में जाके बोलेंगे कि आप इतना अमाउंट पे कीजिए, इस केस से वो फीस है या पेनल्टी किसी तरीके से बोलते हैं, ये बेल है आपकी, पे कर दीजिए ऑनलाइन। उसके बाद जब तक आप वो पे करते हैं तभी वो, फिर उसके बाद आपके और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं वो। फिर वो हो सकता है दोबारा भी कॉल करें, तो जितना पैसा एक्सटॉर्ट कर सकते हैं वो आपसे एक्सटॉर्ट करेंगे।
तो ऐसी चीजों को रिस्पॉन्ड ना करें। ऑफिशियली कोई एनफोर्समेंट एजेंसी आपको इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। तो इस तरह का कुछ होता है तो एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर भी है, उस पर आप कॉल कीजिए या रिपोर्ट कर सकते हैं, वेबसाइट भी है। ये जो मैंने आपको बताया ये स्लाइड्स में है। मैंने आपको बताया बेल मनी वगैरह के फॉर्म में वो उसको बोलते हैं कि मनी आपको एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपको बोलेंगे बेल मनी है, अदरवाइज आपको अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरीके से। इसमें ये है, वो पैनिक नहीं करना है और डरना नहीं इस चीज से, क्योंकि वो उससे क्या होता है आपकी सोचने की पावर कम हो जाती है। आप अब कुछ भी जैसे कह रहे हो वो आठ बार आठ में कुछ शेयर कर देंगे गलत सलत, तो उससे आपको क्या होगा कि और भी चीजें मतलब जितना वो एक्सटॉर्ट कर सकते हैं वो तो है ही, और बाकी वो कॉम्प्रोमाइज करके सिस्टम से ब्लैकमेलिंग के थ्रू आप निकलवा सकते हैं। तो इस सेशन का टेक अवे ये है कि आपका जो चीज सस्पिशियस लगती है आपको उसको चेक जरूर करें, तभी एक्ट करें उस पर। और जो ये चीज आज स्लाइड प्रेजेंटेशन दी है इसमें जितना कुछ बताया है, मतलब वन टाइम फिक्स नहीं है कि ये करने से टोटली सिक्योर हो जाते हैं। ये चीजें अपडेट होती रहती हैं सिस्टम के एडवांसमेंट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये एक टाइप का प्रोसेस है आपके लिए, ये चीजें करनी है, इसके अलावा और भी चीजें करनी है। और ये एज ए लाइफ टाइम में होता है, हैबिट है, आपको ऐसे करना, रिपीट करना पड़ेगा, तभी आप अवेयर रहना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों से, साइबर थ्रेट से बच सकते हैं। तो दिस इज द एंड। नाउ you can take up any questions or queries you have related to this session. कोई क्वेरी हो आपको सेशन पे तो आप, कोई बीच में किसी ने जी सर, हेलो। जी। जी सर, जी सर, मुझे पूछना था। हेलो जी बताइए। हेलो हेलो। जी सर, मुझे, जी, एम आई ऑडिबल? यस हेलो। यस यस, यू आर ऑडिबल। या सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे आजकल इंटरनेट पे डिफरेंट ऑफर्स चल रहे हैं, एआई टूल्स के बंडल्स हैं, बहुत सारी एआई जी। टूल्स प्रोवाइड करते हैं बहुत कम उस पे चार्जेस पे। जैसे कि सर ये पीसी पांडा हो गया है, डिजी वर्ल्ड है, और भी बहुत सारे हैं सर। तो क्या ये हमें सब्सक्राइब करना चाहिए, सेफ है, या फिर जो ऑथेंटिक साइट्स हैं वहीं जाके करना लोगों से ले सकते हैं, या फिर एंटीवायरस बहुत सस्ते में ये लोग दे देते हैं? तो ये सेफ है या सर नहीं करना चाहिए, इन लोगों को जी सब्सक्रिप्शन नहीं हाँ, देना जैसे चाहिए? अच्छा हाँ, एंटीवायरस तो आपको ऑफिशियल जो उनके ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं कि मतलब ये हमारा रीसेलर है ऑथराइज, या आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से करें, या फिर अगर आप कहीं से परचेस कर रहे हैं तो उनके जेन्युइननेस को मेजर करने के वो लोग कुछ पैरामीटर्स बताते हैं, वो अगर क्वालिफाई करता है, वो सॉफ्टवेयर सीडी जिसके थ्रू भी हो रहा है वो आपको वेरीफाई करके ही लें। अगर वेरीफाई नहीं होती है, जेन्युइन नहीं है, तो नहीं यूज करें। दूसरा जो आपने एआई का बताया, एआई जो टूल्स जी वगैरह आ रहे हैं, एआई टूल्स में जी अगर आप उसमें इफ यू आर यूजिंग, आप भी तो ईमेल आईडी उस पर यूज कर रहे हैं, आप वो ईमेल आईडी यूज ना करें जो आप और जगह भी यूज कर रहे हैं, जैसे आपके बैंक्स में या आधार पे या कहीं पे भी जहां आपने वही ईमेल आईडी दी है वो यूज ना करें, एक दूसरी ईमेल आईडी यूज करें। और जो थोड़े लेस नोन है, मतलब जिनका ज्यादा पॉपुलरिटी ऑथेंटिसिटी हम नहीं बता सकते, एआई बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, तो उसमें आप उसमें पेमेंट ना करें, उस पर सब्सक्रिप्शन ना परचेज करें, जी क्योंकि जब परचेज करेंगे तो आप अपनी ऑनलाइन वो इंफॉर्मेशन जाएगी, कार्ड के थ्रू करेंगे पेमेंट या किसी के थ्रू, तो
फ्री में अगर वो जी कुछ दे रहे हैं आपको यूज करने के लिए, आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। बस ये है कि एक चीज एज ए प्रिकॉशन आप ईमेल आईडी दूसरा ले लें, वो यूज ना करें जो ओके आपका, ओके ओके हाँ, हर जगह पे लिंक्ड है, वो ईमेल आईडी यूज ना करें, दूसरा कर लें तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और जो आप उसमें प्रॉम्प्ट ओके में भेजते हैं वो ध्यान रखें कि आप उस पर क्या भेजते हैं, वो तो आपके ऊपर है कि आप क्या क्या शेयर कर रहे हो उससे क्वेरीज के लिए। वो आपको खुद ध्यान रखना होगा कि आप ऐसी चीज ना, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन पुट करने हैं तो आप उसमें पेस्ट करके डालते हैं प्रॉम्प्ट में, तो उसमें ध्यान रखें जी कि आप जी उसमें से मतलब कोई डिटेल्स हटा दें। हाँ जी जी मतलब कोई भी पर्सनल इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं जिसकी वजह से हमारे नुकसान हो फ्यूचर में, वो हाँ, चीज जैसे आपने कुछ पूछा है जो कि उनसे अपनी शेयर कोई, हो जाए। हाँ, रिपोर्ट कुछ डाल दी उस पे, जिस रिपोर्ट में जी आपका एम्प्लॉय नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर है, आप कह रहे हैं इसको रिफॉर्मेट करके बना के दे दो मुझे, तो उसमें क्या, आपको जी अगर कुछ भेजना भी है ऐसा, तो आप क्या करें उसमें ऐसी बोगस नंबर डाल दें, मतलब उसको जस्ट सैंपल, जिसके आप वो आंसर करेगा, तो जैसे एबीसी कर दें नाम की जगह, इस तरीके की चीजें कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बिल्कुल।
Any more queries? We still have time. You can ask. Or let me show you that how to check hash for a file. Yes, please. Yes, sir. Like this get file hash function is available on your PowerShell. If you are using Windows 10, 11, you will get this PowerShell. You can type it on search and type PowerShell. When you can open this prompt. इस prompt में आपको जाके क्या करना है, जिस फाइल जहां पर फाइल है ना वहां तक आपको जाना है, जैसे चेंज डायरेक्टरी करके। जैसे डॉक्यूमेंट में मैंने फाइल रखी है, मान लीजिए ये मेरी बैकअप फाइल है, ये सैंपल वाली, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर दूं, इसमें आप टैब करेंगे ना, टैब दबाएंगे तो ऑटो कंप्लीट कर देता है। अब ये हैश इसमें इसका जनरेट हो गया। ये हैश यूनिक होता है एक फाइल का, और कोई मतलब इसमें कंटेंट आप चेंज करेंगे ना तो ये हैश चेंज हो जाएगा। इस फाइल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। साइज में इसके, अगर मैंने आपको इसमें एक्चुअली मैंने इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर ऐड किया है, इसके साइज में कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आया है। अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो आपको फाइल उसी से अपनी साइज की दिखेगी सिस्टम में, तो आपको लगेगा ये फाइल सही है। अब मैंने इसमें क्या किया, ये गेट फाइल हैश, उसके बाद फाइल का नाम दिया। अब देखेंगे इसका हैश चेंज हो गया। अब जो आपको मैं वो करने की जरूरत है, इसको इन दोनों हैश को कॉपी कर लीजिए और फिर आप सर्च करिए, मैच कर लीजिए इसको। तो वर्ड में करेंगे आप तो हाईलाइट हो जाता है कि वो है या नहीं। वैसे इसमें तो सीधा ही पता चल रहा है कि स्टार्टिंग ही अलग है, तो ये हैश अलग हो गया इस फाइल का। जबकि इस फाइल का अगर आप साइज वगैरह दिखा तो let me show you the size. इसकी 1 KB फाइल साइज है, ठीक है। इसमें अभी भी इसका मतलब, वैसे आप प्रॉपर्टीज में जाके हो सकता है और ज्यादा ग्रेनुलर लेवल पे दिखा दे फाइल, लेकिन अभी आपको यहाँ साइज देखने पे तो 1 KB है सिर्फ। लेकिन यहाँ अगर आप चेक करेंगे आप हैश, ठीक है, अभी ये चेंज हो गया है। इस तरीके से आप फाइल वेरीफाई कर सकते हैं, ये फाइल वही है। आप शेयर करने से पहले भी किसी के साथ कर सकते हैं कि आपने ये फाइल शेयर की, के साथ आपने उसको हैश एक मेल पे नहीं कहीं और तक बता दिया कि मैंने जो फाइल भेजी उसका हैश ये है, तो वो अपने एंड पे वेरीफाई कर सकता है ये फाइल वही है। अब वो किसी भी तरीके से उसके पेन ड्राइव के थ्रू उसको कोई डिलीवर करता है डाउनलोड करके मेल के थ्रू, लेकिन हैश उसका अगर सेम है तो फाइल सेम है। तो ये चीज़ आप बैकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जर्नल उसके लिए भी, शेयरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि फाइल की इंटीग्रिटी अभी भी मेंटेन्ड है या नहीं।
Do anyone have any other question? Yes, we will share the PPT. Let me see whether it. We cannot send PPT through chat. So we'll share it later on after the session. Thank you, Mr. Sharik. Session was very interesting. Thank you. So, participants, now we will meet for next session at 4. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone.